बिजनेस पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट और बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ ही करेंगे। वैसे आज का जो ट्रेडिशन है काफी इवेंट स्पेसिफिक रहने वाला है, एक एक कर उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन विदेशी बाजार से जो संकेत आते हुए देखने को मिल रहे हैं, मिले जुले संकेत कहेंगे, क्योंकि आप देखिए उतार चढ़ाव भरा सेशन हमने अमेरिकी बाजार में देखा और साथ ही डाउ आखिरकार करीब 225 अंकों की गिरावट दिखाकर ही बंद हुआ और 0.25% की तेजी के साथ नैस्डैक ने जरूर रिकॉर्ड बनाया। लेकिन शुरुआती संकेत अगर एसजीआई बाजार की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी करीब 30 अंकों की बढ़त के साथ 11,400 के पास ट्रेड कर रहे हैं। जापान के बाजार में हम देख रहे हैं 100 अंकों की कमजोरी है और डाउ फ्यूचर्स भी सपाट है। तो मोटे तौर पर जिस तरह से शुरुआती संकेत देखने को मिल रहे हैं, आप देखिए एशियाई बाजार की कमजोर शुरुआत जरूर होती हुई हांगकांग के बाजार देखिए 144 अंकों की गिरावट ये भी दिखा रहे हैं और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी सपाट कारोबार और अमेरिकी बाजार की भी हमने देखी मिली जुली क्लोजिंग। विस्तार से जान लेते हैं क्या कुछ हुआ विदेशी बाजारों में, क्या संकेत हैं जो कि अहम है और साथ ही कोरोना के ताजा आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं ये भी जानते हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। लेकिन पहले विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार आप जान लीजिए। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज क्या अहम है? गुड मॉर्निंग मानसी। ज़्यादा खराब संकेत नहीं है, ठीक ठाक है। थोड़ी सुस्ती आपको ज़रूर देखने को मिल रही है जहाँ तक ग्लोबल क्यूज की बात है, बट सुस्त शुरुआत के बाद हल्की सी तेज़ी डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों में आती हुई दिखी है। एसजीएक्स निफ्टी भी 11,400 के करीब ट्रेड कर रहा है 40 अंकों की तेज़ी के साथ, तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है। एशिया में हल्की सी नरमी आप ज़रूर देख रहे हैं, बट ज़्यादा गिरावट का ट्रेड नहीं है इस समय। हांगकांग पर नजर रखिए, वहाँ पर 0.5% कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है, पर देखते हैं आगे कैसा एक्शन डेवलप होता है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में थोड़ा वॉलेटाइल सेशन जरूर देखा। अच्छी शुरुआत हुई, अच्छी तेजी बन रही थी, पर आखिरी घंटे में बिकवाली का दबाव आया और इसलिए थोड़ी मिली जुली क्लोजिंग रही। नैस्डैक पर एक बार फिर से रिकॉर्ड हमने देखा, नया रिकॉर्ड बना, पर डाउ ये लगभग 225 अंक फिसला और आखिरी घंटे में जो बिकवाली आई है वहां पर अगर आप देखें तो दिन की ऊंचाई से करीब 200 अंक लुढ़क कर डाउ कल बंद हुआ है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर हल्का सा हमने दबाव आते हुए दिखा है। बैंक्स, एनर्जी, साथ ही एयरलाइन शेयर्स यहां पर बिकवाली थी, पर आईटी शेयर्स में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी और स्पेशली एप्पल और टेस्ला, इन दोनों ही शेयर्स में अच्छी खरीदारी थी शेयर विभाजन के बाद। डाउ की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो अगस्त का महीना वैसे अमेरिकी बाजारों के लिए बहुत ही बेहतर रहा है। अगर आप डाउ की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 36 सालों में सबसे अच्छी अगस्त महीने की परफॉर्मेंस डाउ में देखने को मिली है। तकरीबन 7.5% की बढ़त थी डाउ में अगस्त महीने में। S&P 500 7% ऊपर था और नैस्डैक तो 9.5% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा था। तो अगस्त का महीना काफी अच्छा रहा है, देखते हैं सितंबर के लिए कैसा परफॉर्मेंस रहता है। इसके अलावा अगर आप यूरोप के बाजारों को देखें तो कल मजबूत शुरुआत के बाद गिरावट हुई और लगभग 1% नीचे बंद हुए यूरोप के बाजार। कच्चा तेल दायरे में ही रहा, बट हल्की सी खरीदारी देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स यहां पर नजर रखिए क्योंकि 2 साल के निचले स्तर पर है डॉलर इंडेक्स, और सोना यहां पर भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, दायरे में ही आते हुए दिखा। तो ठीक ठाक क्यूज है, थोड़ी सी नरमी आप जरूर देख रहे हैं जहां तक शुरुआती ट्रेड का सवाल है आज एशिया के मार्केट्स के लिए। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही कोरोना का ताजा अपडेट क्या है, ताजा आंकड़े क्या बता रहे हैं? हालांकि रिकवरी रेट में इजाफा भी देख रहे हैं हम। कोरोना के आंकड़े ठीक ठाक हैं, जैसे रोज के आ रहे हैं वैसे ही हैं। नए मामलों में हल्की सी गिरावट हमने जरूर देखी है। कल 2,37,000 नए मामले सामने आए और करीब 4,000 लोगों की मौत हुई। यूएस की बात करें तो वहां पर 38,000 नए मामले थे और तकरीबन 500 लोगों की मौत हुई है, पर वहां पर कई स्टेट्स हैं जहां पर फिर से नए मामलों में उछाल आते हुए दिख रहा है, जो आने वाले दिनों में रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप में कल 21,000 मामले सामने आए हैं और रशिया, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी यहाँ के नए मामलों में हम उछाल देख रहे हैं। भारत की बात करें तो जो 5 दिन से लगातार 75,000 से ज्यादा मामले देख रहे थे और परसों तो करीब 80,000 तक नए मामले पहुंच गए थे, वहां से गिरकर कल 68,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं और 818 लोगों की मौत हुई है। 64,500 लोग कल ठीक भी हुए हैं, तो अच्छा रिकवरी रेट था कल। फिलहाल अगर आप देखें तो एक्टिव मामले 7,84,000 पर हैं और जहां तक रिकवरी की संख्या है वहां पर 28,000 के पार हो गए हैं। फिलहाल 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है भारत में कोरोना को लेकर। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार से शुरुआती संकेत बिल्कुल मिले जुले आ रहे हैं, आगे देखते हैं किन लेवल्स पर ये ट्रेड करेंगे। लेकिन संस्थागत निवेशकों ने कल के कारोबारी सत्र में क्या किया ये भी आप जान लीजिए। एफआईएस ने कैश मार्केट में 3,395 करोड़ की बिकवाली की है।
वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 681 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन वायदा बाजार में फिर एफआईआईज की तरफ से 5,632 करोड़ की बिकवाली है। तो भारी बिकवाली के आंकड़े एफआईआईज कैश मार्केट और वायदा बाजार में करते हुए ये आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज बड़े इवेंट्स का दिन है, साथ ही बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आज एजीआर मामले पर फैसला आने वाला है, मोरेटोरियम मामले पर सुनवाई भी है, साथ ही मार्जिन का नया सिस्टम भी लागू हो रहा है। ऐसे में इन खबरों का बाजार पर कैसा असर दिखेगा, ये आपसे जानना चाहेंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एजीआर मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो काफी हद तक टेलीकॉम कंपनियां और साथ ही बैंक का आगे का डायरेक्शन काफी हद तक तय करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त आज की जो इवेंट्स हैं उसमें एजीआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। क्या वो टेलीकॉम कंपनियों को भुगतान के लिए 15-20 साल का समय देते हैं, नहीं देते हैं, किस तरह का रुख अपनाते हैं। और एक्चुअल बात यह है कि अब तक जो हियरिंग हुई है, सुनवाई हुई है, उससे ये ठीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट किस तरह का डिसीजन देगा। तो वो एक बाजार के लिए अननोन इवेंट के तौर पर होगा। मार्जिन वाला नया सिस्टम जो आज से लागू होने जा रहा है, थोड़ी अफरा तफरी है, थोड़ी समझ की कमी है, थोड़ा डर है। तो इस पर देखते हैं किस तरह से क्या कुछ होता है। वैसे भी कल की तेज गिरावट के बाद मूड खराब हो गया, तो आज किसी के खरीदने का मन तो है नहीं। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़े प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि कैश मार्केट के ट्रेड्स पर भी आपको खरीदने और बेचने दोनों ही वक्त मार्जिन पहले अपफ्रंट देना होगा। तो ये दूसरा बड़ा ट्रिगर है। मॉरिटोरियम वाले मामले में तो ज्यादा उम्मीद यही है कि शायद बैंकों को राहत मिल जाए, और वैसे भी अब आज से मॉरिटोरियम तो खत्म हो भी चुका है। तो मुझे लगता है वो एक नॉन इवेंट की तरह शायद निकल जाना चाहिए। लेकिन आज ऑटो सेल्स के आंकड़े, महाराष्ट्र में रियल एस्टेट में जो स्टैंप ड्यूटी है वो कमी, तो ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारा एक्शन है। और साथ ही सीमा पर तनाव की जो खबरें कल आई थी जिसकी वजह से बाजार कमजोर हुआ, उस पर भी नजर रखेंगे। अगर वहां किसी तरह के कोई भी डेवलपमेंट होते हैं अच्छे बुरे, तो उस पर बाजार का रिएक्शन जरूर रहेगा। बिल्कुल सर, फिर ऐसे में निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अहम स्तर क्या होंगे? देखिए, कल की भारी उतार चढ़ाव के बाद बहुत सही और सटीक लेवल निकालने मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो बड़े दूर दूर आ रहे हैं। दिक्कत ये है, जैसे कि निफ्टी अब देखिए 11,125 11,200 ये बड़ा सपोर्ट रेंज है जो अब बाजार की नजर वहां पर रहनी चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छा करेक्शन पूरा करके बाजार रुकना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 11,475 11,550 वो रेंज है जहाँ पर हल्की रुकावट होनी चाहिए। 11,550 के ऊपर निकलकर फिर से बंद होना शुरू किए तो फिर हम मजबूरी का ट्रेंड फिर से पकड़ लेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 23,100 23,200 अब अगला अहम सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। और ऊपरी स्तरों पर जो रेंज है वो बहुत दूर निकल कर आ रही है, सीधी 24,500 24,600 वहां तक की रेंज है। तो बड़ी रेंज है, क्योंकि जिस तरह से 1600-1800 पॉइंट की रेंज कल इंट्राडे में बैंक निफ्टी की दिखी है, उस लिहाज से बड़ी रेंज निकल कर आती हुई दिखी। तो मेरा ये समझना है कि थोड़े वोलेटाइल ट्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन जितना सेंटिमेंट कल खराब था उतना आज है नहीं। और स्पेशली बॉर्डर पर किसी तरह की कोई और अच्छी या बुरी खबर नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो उस लिहाज से जो कुछ भी नेगेटिव था वो हम काफी हद तक कल पचा चुके हैं। अब आज कम से कम शुरुआत करने के वक्त वो डर या वो जो एक बाजार को टेंशन थी वो अभी फिलहाल नहीं है। तो उस लिहाज से ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि कल के मुकाबले में सेंटिमेंट आज थोड़ा बेहतर है। जी बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, काफ़ी सारे बदलाव हैं जिनको बाजार को आज पहचाना है और इसी के चलते काफ़ी सतर्क रहें आप। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेडिंग लेवल्स वक्त वक्त पर हम आपको सुझाएंगे उस पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये राय आपके लिए। रेंज 11,125 से 11,200 निफ्टी पर सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 11,475 से 11,550 की ऊपरी रेंज होगी। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 23,100 से 23,200 के सपोर्ट जोन्स आप मानकर चलें। 24,500 से 24,600 ये बड़ी रेंज है जो कि ऊपरी रेंज के तौर पर मानी जा सकती है। पहले ट्रेडिंग लेवल्स हैं, पहले अहम स्तर हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन चलिए अब दो इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स हैं आज, उन पर नजर करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद जुड़ गए हैं। दानिश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, किन मुद्दों पर फोकस होगा आप बताइए पहले।
गुड मॉर्निंग। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल एक पावर पैक डे है। अगर हम पहले एजीआर की जजमेंट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट 3 अहम फैसले आज अपने सुनाएगा। सबसे बड़ा फैसला वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लेकर है कि कितना स्टारगेट पेमेंट के लिए टाइम मिलता है टेलीकॉम कंपनीज को, क्योंकि सरकार ने कम से कम 20 साल का समय मांगा था, जो सुप्रीम कोर्ट जिससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। दूसरे हाथ पर बाकी टेलीकॉम कंपनीज 7 से 10 साल और 10 से 15 साल का समय मांग रही है। दूसरे हाथ पर सुप्रीम कोर्ट की एक अहम जजमेंट आएगी आईबीसी को लेकर। आईबीसी के तहत स्पेक्ट्रम बेचा जा सकता है, ट्रांसफर करा जा सकता है, या उसका कैसे इस्तेमाल करा जा सकता है, तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपना एक और फैसला सुनाएगा। और सुप्रीम कोर्ट थर्ड जो सबसे बड़ा फैसला टेलीकॉम कंपनियों को सुनाने वाला है, वो इनसॉल्वेंट टेलीकॉम कंपनीज के लिए है, जो दिवालिया कंपनियां हैं और जो उनका करंट स्पेक्ट्रम यूज कर रही हैं। तो उसका जितना एजीआर बकाया है और जितने स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस हैं, वो जितना भी पैसा है वो किसको देना चाहिए? क्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स करंटली इसको जो यूज कर रहे हैं, क्या उनको पैसे देना चाहिए, या जो कंपनियां ऑलरेडी दिवालिया हो चुकी हैं उनको पैसे देना चाहिए? तो 3 ऐसे अहम जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट लेकर आएगा। और दूसरे हाथ पे अगर मैं एक और बड़ी हियरिंग की अगर मैं बात करूं, तो आज सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम को लेकर एक हियरिंग है। और आज मोरेटोरियम के मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट को 2 अहम जवाब सबमिट करने हैं। सबसे पहला जवाब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से उनका एक स्टैंड एक स्पष्ट करने को कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक सरकार के पास काफी पावर्स हैं, और सरकार बैंक को डायरेक्ट कर सकती है कि कब तक इंटरेस्ट चार्ज करना है, यानी तो उस पर सरकार का एक स्पष्ट एक स्टैंड सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है। और दूसरे हाथ पर जो इंटरेस्ट लग रहा है ऑन इंटरेस्ट मोरेटोरियम के पीरियड पर, उस पर भी सरकार का सुप्रीम कोर्ट एक स्पष्ट पक्ष चाहती है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को काफी झाड़ लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सरकार आरबीआई के पीछे छुपकर अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य से भागने की कोशिश कर रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में काफी अहम और एक पावर पैक दिन है, जहां एक हाथ पर जजमेंट आनी है, दूसरे हाथ पर मोरेटोरियम को लेकर सुनवाई की वो कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल दानिश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज होने जा रही है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन चलिए अब खबरों वाले शेयर्स आज कौन से रहने वाले हैं ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ देवांशी आशा जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, ये दोनों ही जो सेक्टर्स है इस पे फोकस रहेगा, बैंक्स, एनबीएफसीज, और इसके अलावा आज जो टेलीकॉम स्टॉक्स है इस पे तो नजर रहेगी। लेकिन इसके अलावा जो अगस्त ऑटो बिक्री के जो आंकड़े हैं इस पर भी नजर रखें। और साथ ही महाराष्ट्र में रियल एस्टेट स्टैंप ड्यूटी की जो नई दरें हैं वो आज से लागू होती हुई दिखेंगी। तो रियल एस्टेट में पहले मूवमेंट आ चुकी है, फैक्टर इन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। नतीजों के लिहाज से कल आप देखिए जेके सीमेंट, इसके नतीजे हल्के से कमजोर आते हुए दिखे थे। जो आय है करीब 27% तक कम होती हुई दिखी। मुनाफा इस बार करीब 50% कम होता हुआ दिखा है 27 करोड़ पर। और साथ ही जो मार्जिन हैं वो स्टेबल आते हुए दिखे 22.3% पर 22.7% से घटकर जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 29% तक कम होता हुआ दिखा है। स्पंदन स्फूर्ति ओवरऑल नतीजे इस बार भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, कमजोरी रहे। इस तिमाही में कोविड के चलते ब्याज से आय करीब 37% तक बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही जो मुनाफा है वो 37% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए 16.5% के सामने करीब 15.5% पे कंपनी ने क्लॉकिंग की है। अनुमान करीब 11 से 12% का था। लेकिन आप देखिए जो जेएनपीएस हैं वो 0.64% पर स्टेबल हैं। नेट एनपीएस भी इस बार 0.12% पे आते हुए दिखे हैं। और साथ ही मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है कलेक्शन एफिशिएंसी को लेके वो काफी मजबूत है। इनका कहना है कि कलेक्शन एफिशिएंसी अप्रैल में जो 2% के करीब थी वो अब बढ़कर 92% पर होती हुई दिखी है, जो कि काफी पॉजिटिव है। प्रोविजंस इस बार हल्के से बढ़ते हुए दिखे थे। भारत डायनामिक्स कमजोरी नतीजे हैं, जो आय है 94% तक कम होती हुई दिखी है, घाटे में आती हुई दिखी है। कंपनी मुनाफे से 78 करोड़ का घाटा था। और साथ ही एबिटा लॉस करीब 120 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है। इस बार इनके जो खर्च है वो काफी ज्यादा आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा बायोकॉन पर आप नजर रखिए। कल एक खबर आती हुई दिखी है कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स और साथ ही माइलिन ने साथ में मिलकर यूएस में
जिनके हाई ब्लड शुगर की जो इंसुलिन है, सेमग्ली इंसुलिन, अब यूएस में लॉन्च कर दी है। और साथ ही अब सबसे सस्ता ड्रग होगा हाई ब्लड शुगर के लिए यूएस में, तो इसी पर आज बायोकॉन भी आप नजर में रखें। एल&टी ने अब अपने जो इलेक्ट्रिकल और साथ ही ऑटोमेशन कारोबार है, इसका विभाजन पूरा कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि मई 2018 में इस ये जो डील है इस का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन फाइनली अब ये ट्रांजैक्शन पूरा होता हुआ दिखा है। ये ऑल कैश डील थी जहां पे 14,000 करोड़ रुपए एल&टी को मिलते हुए दिखेंगे। साथ ही बीएमएल, जहां पे रक्षा मंत्रालय से कंपनी को 840 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और एस्ट्राजेनेका, उनकी जो पेरेंट कंपनी है, इन्होंने यूएस में कोविड-19 वैक्सीन के लिए अब फाइनल स्टेज ट्रायल शुरू कर दिया है। फेज 3 ट्रायल्स में आप एंटर करते हुए दिखे हैं। इसके चलते जो घरेलू स्टॉक है इस पर भी आज आप नजर रखें। सेंचुरी टेक्सटाइल पर नजर रखें। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी ने कंपनी में अपनी जो हिस्सेदारी है वो करीब 4.94% से बढ़ाकर 5.23% कर दी है। और फंड एक्शन पर आप नजर रखें, जहां पे फ्यूचर रिटेल और साथ ही भारतीय एयरटेल में कल एक बड़ा फंड एक्शन आता हुआ दिखा। भारतीय एयरटेल इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज एशिया ने करीब 3.8 करोड़ शेयर्स 514 रुपए प्रति शेयर के करीब के भाव पर खरीदे हैं। और साथ ही फ्यूचर रिटेल पर नजर रखें, जहां पे नॉर्जिस बैंक ने 95 लाख शेयर यानी कि 0.8% इक्विटी को 158 रुपीज 61 पैसे प्रति शेयर के भाव पर खरीदे हैं। ये दोनों स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है, ये बेचे हैं, माफ कीजिए, तो इन दोनों स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए अब उसे देख लेते हैं। जो होल्ड करते हैं इंडाल को, वो चाहे तो 180 का पुट ले सकते हैं, 7 रुपए 10 पैसे के, स्टॉप लॉस है 5 रुपए का, और इसका टारगेट रहेगा 10 रुपए 50 पैसे। जिनको वो स्टॉक जिनके पास है, आम पर ये जो मैं कह रहा हूँ, उस ऑप्शन पे अगर मार्केट गिरेगा तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप नहीं कर पाएंगे, तो नहीं किया जाए तो भी बेहतर है। डॉक्टर रेड कैसा, जिसका पिटाई हुई, सेक्टर की पिटाई हुई, 4,300 की कॉल जो 14 रुपए 50 पैसे पे क्लोज हुई, जो 42 रुपए पे क्लोज हुई, वो अगर 125 रुपए नीचे होती है, यानी कि 20 रुपए नीचे होती है 1 रुपए तक, तो आप इसको ले सकते हैं। उसमें स्टॉप लॉस रखे 95 रुपए का और टारगेट रहेगा 190। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। आज हमारे पास 5 ट्रेडिंग कॉल्स है, जिसमें 2 बिकवाली की है और 3 कॉल्स खरीदारी की है। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। इंटरग्लोब एविएशन पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। ये 1260 के लक्ष्य को मानकर चले 1165 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय अपोलो हॉस्पिटल पर बिकवाली की है, साथ ही इन्फोसिस पर भी ये बिकवाली की राय दे रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल 1570 के लक्ष्य को मानकर चले 1672 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। इन्फोसिस 940 के स्टॉप लॉस के साथ 890 का टारगेट ध्यान में रखते हुए आप यहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर है, 1610 के लक्ष्य आप ध्यान में रख सकते हैं। 1540 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। साथ ही टीसीएस में भी खरीदारी की राय 2300 के टारगेट्स को मानकर चले 2230 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। लेकिन हमारे साथ अब kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपसे आज के लिए इंडेक्स पर आपका नजरिया ही जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मनसी जी। देखिए, आज बहुत 2 अहम फैसले आने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहने की संभावना है मार्केट में। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। इंडेक्स को अगर मैं देखता हूं तो निफ्टी के लिए सपोर्ट है 11,300 का। अगर 11,300 के नीचे निफ्टी फिसलते हुए हम देखेंगे तो और एक 100 पॉइंट की रैली नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। टारगेट रहेगा 11,200 का। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस रहेगा 11,450 के करीब। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी इंडेक्स में अपनानी चाहिए। बैंक निफ्टी का भी इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ 23,000 का है, और ऊपर की तरफ मैं जो रेजिस्टेंस देख रहा हूं बैंक निफ्टी के लिए वो है 24,200 का। तो थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखा तो बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल, आज के लिए आपके टॉपिक्स क्या होंगे आशीष, ये भी बताइए। देखिए मानसी जी, मैंने 2 स्टॉक चुने हैं। एक में खरीदारी करने की सलाह है और वो स्टॉक है इंडिगो। इंडिगो में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1182 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 1230 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1235 का।
और दूसरा स्टॉक है मेरा IGL, जिसमें बिकवाली करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 396 का और मेरा पहला टारगेट होगा 386, दूसरा टारगेट रहेगा 384 का। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार पर हमने अजय केडिया से बात की और उनकी राय आपके सामने रख देते हैं। बुलियन मार्केट में गोल्ड सिल्वर में खरीदारी की राय है। गोल्ड में आप देखिए 51,900 से 52,200 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं। 51,100 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। वहीं सिल्वर में 71,500 से 73,000 के टारगेट्स को मानकर चलें। यहाँ पर 68,500 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, खरीदारी की जा सकती है। क्रूड ऑयल यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। 3,180 से 3,220 के टारगेट्स को मानकर चलें। 3,080 का स्टॉप लॉस लगाए। और कॉपर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। 528 से 531 के लक्ष्य को मानकर चले। 523 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली बुलियन मार्केट में खरीदारी और साथ ही एनर्जी पैक और बेस मेटल्स में भी खरीदारी की राय। लेकिन अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले L&T यहाँ पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया। 1120 रुपये के लक्ष्य के लिए 946 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे कि इनने जो इलेक्ट्रिकल्स और ऑटोमेशन कारोबार बेचा है, इससे करीब पोस्ट टैक्स बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी को 10,000 करोड़ मिलते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है बायोकॉन पर, जहाँ पर इक्वरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 377 के लक्ष्य के लिए, यानी ऊंचे लक्ष्य नहीं दे रहे, ऑलमोस्ट करंट मार्केट प्राइस पर ही इन्होंने जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया है। डीमार्ट पर रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2,740 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है भारतीय एयरटेल पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 725 रुपये के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।